हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 27 मई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल कुमार, ऑप्शन बी सुबोध जायसवाल, ऑप्शन सी मोहन अग्रवाल, ऑप्शन डी है आपका अनिल कुमार सिंह। देखिए, आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उनका कार्यकाल जो है वो 2 साल का होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जायसवाल की नियुक्ति की जानकारी दी है। जायसवाल जो है वो 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और वो पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के पद पर रहे हैं। सीबीआई के डायरेक्टर बनने से पहले वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुबोध जायसवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है? ऑप्शन ए हिमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन बी मोहन सचदेवा, ऑप्शन सी प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन डी पुलेला गोपीचंद। देखिए, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में 2025 तक 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। बैडमिंटन एशिया के भी उपाध्यक्ष शर्मा को 236 मत मिले। वर्चुअल वार्षिक आम बैठक और खेल की वैश्विक संचालन संस्था के चुनाव के दौरान परिषद में 20 संस्थानों के लिए 31 सदस्य मैदान में थे। वो बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हिमंत बिस्वा शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से शहर में स्थित एक स्टार्टअप को कार्बन डाइऑक्साइड को रसायनों और ईंधन में बदलने के लिए एक वाणिज्यिक समाधान विकसित करने हेतु प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड से राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बनारस। देखिए, बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप को कार्बन डाइऑक्साइड को रसायनों और ईंधन में बदलने के लिए एक वाणिज्यिक समाधान विकसित करने हेतु प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड से राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है। इस स्टार्टअप को नैनो मिशन के तहत फंडिंग मिली है। स्टार्टअप ने कार्बन डाइऑक्साइड को मैथनॉल और अन्य रसायनों में बदलने के लिए कुशल उत्प्रेरक और कार्यप्रणाली विकसित की है। इसने कोयला और प्राकृतिक गैस, बिजली उत्पादन क्षेत्रों, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग तथा रासायनिक उद्योगों सहित विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न मानव जनित CO2 से रसायनों और ईंधन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग प्रक्रिया में सुधार किया है। इसने ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण मुद्दों के लिए एक संपूर्ण समाधान विकसित करने हेतु CCUS यानी कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और सिक्वेस्ट्रेशन में शामिल कई घटकों को एकीकृत किया है। आपका जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को, उसके हिस्से के रूप में जो है TDB उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है जिन्होंने स्वदेशी तकनीक को सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व थायराइड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 25 मई, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 30 जुलाई। देखिए, विश्व थायराइड दिवस हर साल जो है आपका 25 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूक करना है। पहली बार विश्व थायराइड दिवस जो है वो साल 2008 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन के द्वारा थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। देखिए, चीन के प्रख्यात वैज्ञानिक जो है युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें चीन में धान की संकर प्रजाति विकसित करने के लिए जाना जाता है। इसकी वजह से देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। लोंगपिंग को चीन में हाइब्रिड चावल के जनक के नाम से जाना जाता है। युआन लोंगपिंग को वर्ष 1930 में बीजिंग में जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से निम्न में से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए सुनील सिंह, ऑप्शन बी सत्यपाल सिंह, ऑप्शन सी रजत चौधरी, ऑप्शन डी मोहन चौधरी। देखिए, जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जयंत चौधरी के पिता अजित चौधरी के निधन के बाद जयंत को इस पद के लिए चुना गया है। अजित चौधरी को कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 6 मई को निधन हो गया है और चौधरी अजित सिंह ने 1999 में राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया है। वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जयंत चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके बाद संभावित मुक्त व्यापार सौदे पर अपने विचार विमर्श करने के लिए व्यापार प्रतिनिधियों के साथ 14 सप्ताह की परामर्श प्रक्रिया भी शुरू की गई है। यह देश भर में रोजगार पैदा करने के अलावा विज्ञान और सेवाओं में व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कौन से राज्य के मेकेदातु के कावेरी नदी पर एक जलाशय के निर्माण में मानदंडों के कथित उल्लंघन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने कर्नाटक के मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय के निर्माण के मानदंडों के कथित उल्लंघन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक समिति का गठन किया है। यह निर्देश ट्रिब्यूनल द्वारा एक मीडिया रिपोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद आया है, जिसके मुताबिक कर्नाटक ने कावेरी नदी पर एक बांध निर्माण का प्रस्ताव किया है और यह प्रस्ताव जो है वो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पूर्व में 2 बार स्थगित कर दिया गया है। ज्ञात हो कि मेकेदातु कावेरी और इसकी सहायक अकारवती नदी के संगम पर स्थित एक गहरी घाटी है। इस परियोजना के तहत कर्नाटक सरकार द्वारा मेकेदातु के निकट कावेरी नदी पर एक जलाशय का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी की आपूर्ति करना तथा एक जल विद्युत स्टेशन के लिए पानी का प्रयोग करना है। यह कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच में स्थित है। आलोचकों का मत है कि इस परियोजना के कारण कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य का जो है वो 63% वन क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। तमिलनाडु ने इस परियोजना को लेकर आपत्ति जाहिर की है, क्योंकि इससे तमिलनाडु में कावेरी नदी का प्रभाव प्रभावित होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हॉकी के विकास में योगदान देने हेतु हॉकी इंडिया को प्रतिष्ठित कौन से पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए एटियन ग्लिचज पुरस्कार, ऑप्शन बी पाब्लो नेग्रे पुरस्कार, ऑप्शन सी थियो इकेमा पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत में हॉकी के विकास में योगदान देने हेतु हॉकी इंडिया को प्रतिष्ठित एटियन ग्लिचज पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है। पुरस्कार की जो घोषणा है वो हॉकी के वैश्विक शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 47वीं कांग्रेस के दौरान की गई है। यह पुरस्कार व्यक्तियों, टीमों और संगठनों को हॉकी के खेल तथा उसे बढ़ावा देने के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा बेहतर अवसंरचना निर्माण के लिए उज्बेकिस्तान हॉकी महासंघ ने जो है वो पाब्लो नेग्रे पुरस्कार और स्कूली बच्चों के प्रशिक्षण देने के लिए पोलिश हॉकी संघ ने थियो इकेमा पुरस्कार जीता है। हॉकी इंडिया भारत में पुरुष और महिला हॉकी गतिविधियों को संचालित करने की शीर्ष संस्था है। इसे युवा मामलों और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल संघ के रूप में मान्यता प्राप्त है। 20 मई 2009 को स्थापित हॉकी इंडिया वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, भारतीय ओलंपिक संघ और एशियाई हॉकी महासंघ से भी संबंध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एटियन ग्लिचज पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में मालदीव के कौन से शहर में भारत का नया महावाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है? ठीक है, ऑप्शन ए माले, ऑप्शन बी एली, ऑप्शन सी एडू, ऑप्शन डी है आपका सुन्नत।
देखिए, केंद्रीय वाणिज्य ने वर्ष 2021 में मालदीव के एड्डू शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। भारत और मालदीव के बीच जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध है। भारत की पड़ोसी को तरहीज देने और इस क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा तथा विकास की नीति में मालदीव को महत्वपूर्ण स्थान है। मालदीव में भारत का महावाणिज्यिक दूतावास खुलने से मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत वर्तमान में मालदीव में $2 अरब की बड़ी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं को लागू कर रहा है, जिसमें बंदरगाह, सड़क, पुल, पानी और स्वच्छता आदि शामिल है। राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह की इंडिया फर्स्ट नीति से भी द्विपक्षीय संबंधों को फायदा हुआ है। मालदीव में भारत का महावाणिज्य दूतावास खुलने से मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मालदीव में दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी जो है भारतीय प्रवासी समुदाय है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 22,000 है। इसके अतिरिक्त मालदीव में लगभग 25% डॉक्टर और शिक्षक भारतीय हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एड्डू। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।